आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जुनून तेरे इश्क का भाग 12। देवांश कुछ देर वहीं स्तब्ध सा खड़ा रहा और फिर भीगी पलकों को रगड़कर साफ कर लिया। वो बोझल कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा जहां आद्विका भी बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। क्या आद्विका जानती थी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में? अगर हाँ तो उसने ये बात बताई क्यों नहीं? आद्विका को देखते ही उसके दिमाग में ढेरों सवालों ने जन्म ले लिया था, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आ जाती किसी के भी सवाल का जवाब मिलना मुश्किल था। वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। ना जाने आद्विका अपने मिसकैरेज का सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। देवांश को यह सवाल अलग खाया जा रहा था। सुबह आद्विका को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर वो कुछ लम्हे तक कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा कि उसकी पलकें खुद ब खुद गीली हो गई। वो उठने लगी, लेकिन पेट में हल्का सा दर्द अभी भी था। हाथ पर स्लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी हिम्मत कर उठकर बैठ गई। उसने सर इधर उधर करके देखा, कमरे में कोई नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आई। उसके पीछे ही आशा भी थी, लेकिन वो दरवाजे के पास ही रुक गई थी। कैसा फील कर रही हो अब? डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए पूछा। मुझे क्या हुआ था, रात को बहुत दर्द हो रहा था पेट में, फिर मैं बेहोश हो गई थी। उसने धीरे से पूछा तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। आपका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर की बात सुन आद्विका का दिल धक से रह गया। वो सदमे से की हालत में डॉक्टर को देखने लगी। कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन होंठ फड़फड़ा कर रह गए थे। ये उसके साथ क्या हो गया? उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। डिड यू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी? डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो उसने रोते हुए नाव एक गर्दन हिला दी। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत डेंजरस साबित हो जाती है। आपको पता नहीं था शायद, तभी आप खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। वैसे एक सवाल है मेरे मन में। आपके गाल पर और हाथों पर कुछ निशान देखे मैंने। कई केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस भी मिसकैरेज का बड़ा कारण साबित होता है। आद्विका समझ रही थी डॉक्टर उससे क्या पूछना चाह रही है। वो दो पल को चुप ही रही। आशा डॉक्टर की बात सुनकर अपनी जगह पर जम सी गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने धीरे से कहा तो डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। वो आद्विका को अपना ध्यान रखने का बोलकर जाने लगी थी, तब आद्विका ने उन्हें रोका। वो आई मीन हाउ लॉन्ग आई वो प्रेगनेंसी के बारे में पूछना चाह रही थी, लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे पा रहे थे। 4 वीक्स। डॉक्टर शायद उसका सवाल समझ गई थी, तभी उन्होंने जवाब दिया और फिर बाहर चली गई। आद्विका सर नीचे करके रो पड़ी। आशा ने उसके पास आकर उसे अपने गले से लगा लिया। वो अब और जोर से रोने लगी थी। आशा नम आंखों से उसके सर पर हाथ फेरती रही। यह कुछ दर्द ऐसा था कि किसी भी लफ्ज या किसी दिलासे से कम नहीं होने वाला था। देवांश जो बाहर खिड़की के पास खड़ा था, उसने भी सारी बातें सुन ली थी और उसे लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। मानना चाह रहा था, लेकिन सच यही था कि उसने ही अपने बच्चे की जान ले ली। एक बहुत बड़े गुनाह के बोझ तले वो दब गया था, जिसकी अब कोई भरपाई नहीं थी। उसकी एक गलती ने आद्विका और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली थी। आद्विका जिस तकलीफ में थी, वो जिस दर्द से गुजर रहा था, उन सबको जिम्मेदार वो खुद था। आद्विका अभी भी बेतहाशा रो रही थी। वो चाहता था उसके पास जाकर उसे सीने से लगाए, उसके आंसू पोंछे, लेकिन इतनी हिम्मत उसमें बची नहीं थी और ना ही उसके पैरों में इतनी जान बची थी कि वो आद्विका के पास जाए। उसका पूरा बदन कांप रहा था। एक गुनाह कर देने का एहसास उसे हो रहा था, जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। वो वहीं से उल्टे पांव हॉस्पिटल के बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो वो सांस न ले पा रहा हो। आद्विका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रफुल्ल और शोभा जब उससे मिलने आए तो वो उनके गले लगकर भी खूब रोई, लेकिन वो सब उसे दिलासा देने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते थे। शाम तक शोभा और प्रफुल्ल हॉस्पिटल रुके और फिर वापस चले गए। रात तक देवांश आद्विका के सामने नहीं आया। वो जब दवाई लेकर सो गई थी, तब देवांश उसके पास आया। उसके करीब बैठकर बहुत आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आद्विका के चेहरे पर गहरी उदासी नींद में भी कायम थी। देवांश ने उसकी हथेली अपने माथे से लगाई और सिसक उठा। आज जिंदगी में पहली बार इतनी तकलीफ महसूस हो रही थी उसे। आद्विका तो सिर्फ अपने बच्चे को खोने की तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन वो तो इस तकलीफ के साथ उस बोझ तले भी जी रहा था, जिसमें सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अनजाने में ही कितना बड़ा पाप कर बैठा था वो। हर बीते लम्हे के साथ ये तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे कम करे। उसे इस वक्त आद्विका की बहुत ज़रूरत थी। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था उसे। वो आद्विका के गले लगकर अपना दर्द कम कर लेना चाहता था, लेकिन क्या अब आद्विका उसे ये हक देगी? वो अनजाने में ही आद्विका को इतना बड़ा दर्द दे बैठा है। इसके बाद अब क्या होगा उनका रिश्ता? क्या आद्विका सब भूलकर उसे माफ़ कर पाएगी? अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो? ये एक सवाल देवांश की जान निकाल रहा था। आद्विका के बिना जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। उसकी एक गलती ने आज उसे और आद्विका को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी आंखों से निकलते आंसू आद्विका के हाथ को गीला कर रहे थे, लेकिन वो दवाई के असर में सो रही थी। उसका जागना लगभग नामुमकिन था। देवांश काफ़ी देर तक उसके पास बैठा रहा, बेआवाज़ आंसू बहाता रहा और फिर उसके
करीब उसको पकड़कर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन शाम तक आद्विका को डिस्चार्ज मिल गया था। कियारा भी आई थी और अब वो सब साथ में घर जा रहे थे। देवांश ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में आद्विका बैठी थी। पीछे की सीट पर आशा और कियारा बैठी थी। देवांश की नजरें रह रहकर आद्विका पर जा रही थी। वो बिल्कुल गुमसुम सी होकर बाहर देख रही थी। कल सारा दिन वो जितना रो रही थी, आज उतनी ही चुप हो गई थी। सुबह से देवांश ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं था वो। देवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी उसे इस तरह देखकर। सुबह भी वो उसके उठने से पहले ही कमरे से बाहर चला गया था। उसके सामने जाकर वो उसकी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था। अब जब वो लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे तभी उसके सामने आया था, लेकिन आद्विका ने उसकी ओर निगाह भी नहीं उठाई थी। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच गए। आद्विका कार से उतरी तब देवांश ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे उम्मीद कम ही थी कि आद्विका उसका हाथ थामेगी। लेकिन 2 पल बाद आद्विका ने उसका हाथ थाम लिया। वो कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे लेकर अंदर आ गया। आद्विका भी बहुत कमज़ोर थी, उसे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन देवांश उसे कमरे से ले आया था। उसने उसे बेड पर बिठाया। आद्विका ने बेड के क्राउन से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। देवांश ने 2 पल उसे देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। आद्विका वैसे ही बैठी रही। देवांश नीचे आ गया। आशा ने उसे देखा तो उसे सीढ़ियों की तरफ एक कोने में ले आई। आद्विका का मिसकैरेज तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या तुमने फ्यूज पर हाथ उठाया था? आशा ने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी चुप्पी से आशा को अपना जवाब मिल गया था। देवांश, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है? हमारे घर में आने वाली इतनी बड़ी खुशी को हमसे छीन लिया तुमने। अपने ही बच्चे को खुद से दूर करने का कारण बन गए तुम। तुम्हें जरा भी एहसास है इस बात का तुम्हारे और आद्विका के रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा? तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था कि अपने गुस्से को काबू करना सीखो, लेकिन तुम्हें किसी बात की समझ कहाँ आती है। आशा गुस्से और अफसोस से बोलती जा रही थी, लेकिन आज देवांश कुछ नहीं बोला था। उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसीलिए आज वो आशा की सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे आद्विका के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाना है। वो थोड़ी देर बाद बोलकर किचन में चला गया। आशा ने अफसोस से उसे देखा और फिर सर झटक कर वहां से जाने लगी, लेकिन सामने खड़ी कियारा को देखकर ठिठक गई। उसने शायद देवांश की और उसकी बातें सुन ली थी। देवांश वापस कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, उसमें जूस और कुछ फ्रूट से। देवांश ट्रे टेबल पर रखकर आद्विका के पास बैठ गया। वो अभी भी आंखें बंद किए वैसे ही बैठी थी। आद्विका, देवांश ने धीरे से उसे पुकारा तो वो सीधी होकर बैठ गई। देवांश ने जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे पीने को कहा। आद्विका ने उसके हाथ से ग्लास दिया और ग्लास जूस पीकर उसे पास की टेबल पर रख दिया। देवांश उसे देख रहा था, बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे लफ्ज नहीं मिल पा रहे थे। आद्विका ने एक बार फिर आंख बंद कर ली थी। वो कुछ देर बाद वहां से उठ गया। ये फ्रूट्स खा लेना, तुम बहुत वीक हो अभी, देवांश ने कहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद आद्विका ने अपनी आंखें खोली और फिर बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेट गई। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी अपनी और देवांश की तस्वीर पर गई। उसकी खाली खाली आंखों में अचानक ही नमकीन पानी भर आया। उसने थोड़ी देर बाद करवट बदल दी। रात को देवांश ने आद्विका को खाना खिलाया और फिर उसकी दवाइयाँ भी दी उसे। आद्विका ने चुपचाप खाना और दवाइयाँ उसके हाथ से ले ली थी। वो दवाई लेकर सो गई। आद्विका ने उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा था और ये बात देवांश को बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। आद्विका दवा के असर से गहरी नींद में सो रही थी। देवांश उसके करीब आकर लेट गया। वो उसे एकटक देख रहा था। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पेट पर रख दिया। उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। अपने बच्चे को खो देने का मलाल इस वक्त शिद्दत से हुआ था। आंखों में अपने आप ही नमकीन पानी उतर आया था। काश वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चलता तो आज उसकी औलाद आद्विका के अंदर सांसें ले रही होती। आद्विका की आंखों में आंसू ना होते, उनका रिश्ता और मजबूत हो जाता। काश उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया होता। काश सही और गलत के बीच का फर्क को भुला नहीं होता। काश उसने आद्विका पर उठे अपने हाथ को रोक लिया होता। काश वो उसे छोड़कर ना जाता। ऐसे बहुत से काश थे जो अब महज काश ही बनकर रह गए थे, क्योंकि जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था। उसका बच्चा वापस नहीं आ सकता था। उसे कोई आंसू, कोई पछतावा उसे वापस नहीं ला सकते थे। देवांश को अचानक ही बहुत बेचैनी महसूस हुई, मानो सांस भी ना आ रही हो। वो फौरन ही बेड से उतर गया। बाहर आकर उसने कुछ गहरी सांसें ली और फिर देर तक बाहर फैले घने अंधेरे को ताकता रहा। वैसे ही अंधेरा उसे अपने अंदर भी महसूस हो रहा था। अगले दिन भी आद्विका ने देवांश से कुछ भी नहीं कहा। आद्विका की खामोशी अब देवांश को डरा रही थी। पिछली बार जब उनका झगड़ा हुआ था, उसने आद्विका पर हाथ उठाया था, तब आद्विका उससे नाराज थी, उसके सामने रोई थी, उससे अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। लेकिन इस बार जब इतना कुछ हो गया, आद्विका ना रो रही थी और ना ही कोई नाराजगी उसने जाहिर की थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसकी ये खामोशी अब देवांश को अंदर ही अंदर डरा रही थी। 4 दिन हो गए थे आद्विका को हॉस्पिटल से आए, लेकिन उसने अब तक देवांश से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। वो उसे कुछ खाने को देता या कुछ करने को कहता तो वो चुपचाप कर लेती थी, लेकिन उससे बोलती कुछ नहीं थी। देवांश भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन देवांश ऑफिस चला गया, तब दोपहर में आशा आद्विका के कमरे में आई।
उसकी उम्मीद के मुताबिक आद्विका किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी बहुत चुप हो गई थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। कियारा और आशा उससे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका उदासीन रवैया देखकर चुप हो जाते। हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती थी। शोभा और सेजल जब उससे मिलने आए तब उसने भी उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं की, बस हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी। आद्विका, आशा उसके सामने बैठ गई। जी, वो फौरन ही अपनी सोचों से बाहर निकली। बेटा, सारा दिन कमरे में बंद रहने से, किसी से बात ना करने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। जो हो चुका हम उसे कोई नहीं बदल सकते। शायद भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा था और देवांश की बदकिस्मती थी कि वो अनजाने में ही इसका कारण बन बैठा। जो हो गया उसे भूल जाओ। जितना वो सब याद करोगी उतनी ही तुम्हें तकलीफ होगी और अब से तुम कमरे में बंद भी नहीं रहोगी। आज मिसेस मेहता की बेटी की सगाई का फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वहाँ जाकर तुम्हारा मन बहल जाएगा। आशा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। नहीं, मैं आद्विका ने मना करना चाहा, लेकिन तभी आशा ने टोक दिया। मैं ना नहीं सुनूंगी। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आशा अपनी बात कहकर चली गई तो आद्विका को मन मारकर तैयार होना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर नीचे आ गई। आशा उसे देख मुस्कुराई और फिर उसे साथ लेकर सगाई के फंक्शन में चली गई। सगाई का फंक्शन था, इसीलिए अच्छी खासी रौनकें लगी हुई थी। आशा आद्विका को अपने रिश्तेदारों को जानने वाली लेडीज से मिलवा रही थी। आद्विका का मन भी थोड़ा बहल गया था वहां आकर, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस सुकून में नहीं रह पाई। उनकी एक रिश्तेदार ने आशा से पूछ लिया कि देवांश की शादी को इतना वक्त हो गया है, उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ है या नहीं। और बस इसी एक सवाल ने आद्विका के जख्मों को हरा कर दिया। आशा ने उस वक्त कोई बहाना बनाया, उस औरत को टाल दिया, लेकिन आद्विका के लिए वहाँ एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा था। कुछ औरतें उसे बहुत घूर रही थी, शायद जानने की कोशिश कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। आशा को आद्विका को अपने साथ लाने का फैसला बहुत गलत लगने लगा था। वो उसे वहाँ उसका मन बहलाने के लिए लाई थी, लेकिन वहाँ तो आद्विका और ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो अब वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी, जल्द ही आद्विका को लेकर घर आ गई। आद्विका घर आकर एक बार फिर कमरे में बंद हो गई। रात को देवांश घर आया तो उसने देवांश को सगाई में जो हुआ वो बता दिया। वो आद्विका के लिए परेशान हो गया था। फौरन ही कमरे में आ गया। वो बालकनी में बैठी थी। देवांश में इतने दिनों से उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, लेकिन आज वो थोड़ी हिम्मत करके आद्विका के पास आ गया। देवांश उसके बगल में आकर बैठ गया, लेकिन आद्विका वैसे ही बैठी रही। देवांश ने उसकी ओर देखा और फिर आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आद्विका भी वैसे ही बैठी रही। देवांश ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा। तुम ठीक हो? उसने पूछा, लेकिन आद्विका ने कोई जवाब नहीं दिया। देवांश को दुख हुआ, लेकिन आज वो उससे बात करने का पक्का इरादा करके आया था। मैं जानता हूँ तुम बहुत नाराज़ हो मुझसे जो भी गलती हुई है वो बहुत बड़ी है। मैं चाहकर भी उस गलती को सुधार नहीं सकता, लेकिन जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है उस दर्द से मैं भी गुजर रहा हूँ। ट्रस्ट मी आद्विका, मुझे नहीं पता था तुम प्रेग्नेंट हो। मुझे नींद आ रही है, आद्विका ने बिना उसे देखे ही कहा। साथ में अपना हाथ भी उसके हाथों के बीच से खींच लिया। देवांश चाहकर भी आगे कुछ बोल नहीं पाया। आद्विका उठकर कमरे में चली गई। देवांश मायूस सा हो गया। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में आया तब तक आद्विका सो चुकी थी। वो भी अपनी जगह पर जाकर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यही कुछ हाल आद्विका का भी था। उसके दिलो दिमाग में तो देवांश से भी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसने करवट बदली तो देवांश को जागता देख उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। देवांश ने उसे देखा। उसे लगा आद्विका सो चुकी है, इसीलिए वो उसके करीब आ गया। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर उसका माथा चूमा, फिर उसे बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई, लेकिन आद्विका भी जाग रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखा। उसकी आंखों में खालीपन था। दिमाग चाहता था खुद को इसी वक्त देवांश से दूर कर ले, लेकिन दिल ऐसा नहीं कर पाया। उसने देवांश के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली, हाथ देवांश के पीठ पर रख लिए। देवांश ने भी नींद में ही उसे अपनी बाहों में कस लिया। आद्विका की बंद पलकें गीली हो गई थी और फिर धीरे धीरे नींद ने उसे भी अपनी आगोश में समेट लिया। सुबह जब देवांश की आंख खुली तब आद्विका उसकी बाहों में सिमट कर सो रही थी। देवांश को एक खुशगवार हैरत हुई। उसने फौरन ही उसका गाल चूमकर उसे अपनी बाहों में कस लिया, जिस पर आद्विका एक पल को कसमसा गई। साथ ही उसकी नींद भी खुल गई। गुड मॉर्निंग, देवांश ने उसके फॉरहेड पर किस की और उससे थोड़ा दूर हो गया। आद्विका बिना कुछ कहे उठकर बैठ गई। देवांश फ्रेश होकर वर्कआउट करने चला गया। आद्विका वहीं बैठी काफी देर तक शून्य में ताकती रही। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद देवांश ऑफिस के लिए निकल गया। आद्विका ने उसके जाने के बाद खुद को कमरे में लॉक कर लिया। उसने आज अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला ले लिया था, जो उसके लिए यकीनन बहुत मुश्किल था। उसने बेड के साइड टेबल पर रखी फ़ोटो फ्रेम उठाई। उसमें देवांश और उसकी शादी की फ़ोटो थी।
उसने उंगलियों से देवांश के चेहरे को छुआ। उसके साथ गुजरा अब तक का सारा सफर मानो उसकी आंखों के आगे तैर रहा था। कुछ खूबसूरत यादें थी जो उसे कमजोर कर रही थी, कुछ कड़वी यादें ऐसी भी थी जिसने उसे अपने फैसले पर डटे रहने पर मजबूर किया था। और वो अब कमजोर नहीं पड़ेगी, वो फैसला जो कर चुकी है वो नहीं बदलेगी। उसने कुछ देर बाद उस फोटो को वापस उसी जगह पर रख दिया। उसे वो फोटो अपने और देवांश के रिश्ते की तरह खोखली लग रही थी। उसने कबर्ड के ऊपर से अपना एक छोटा सा बैग उतारा और उसमें अपना सारा जरूरी सामान डाल लिया। वो चलकर ड्रेसिंग टेबल के पास आई और खुद को आईने में देखने लगी। उसकी नज़र अपने मंगलसूत्र पर थी। उसके हाथ पांव शिविर करने लगे। दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था जो आंखों के रास्ते बाहर निकलने को बेताब था। उसने अपने जज्बातों को काबू करने के लिए अपनी आंखें कसकर मींच ली। मंगलसूत्र हर पत्नी के लिए बहुत खास होता है। उसके लिए भी था, लेकिन आज वो उसे खुद से दूर करने पर मजबूर हो गई थी, जो यकीनन उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना मंगलसूत्र को खुद के गले से दूर कर लिया। वो अपने आंसुओं से लबालब भरी आंखों से अपने हाथ में देख उसे मंगलसूत्र को देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसके लिए कभी बना ही नहीं था। तभी तो आज वो उसे अपने गले से उतारने पर मजबूर हो गई थी। ये क्या जिंदगी थी उसकी। देवांश ने जब उसे ये पहनाया था तब भी वो खुश नहीं थी, और आज जब इसे खुद से दूर कर रही है तब भी वो खुश नहीं है। उसने कितना बदल लिया था खुद को देवांश के लिए। फिर देवांश क्यों उसके प्यार, उसके समर्पण की कदर नहीं कर पाया। एक सवाल उसे बार बार कचोट रहा था। वो सर झुकाकर रो पड़ी और तब तक रोती रही जब तक कि उसके दिल का दर्द थोड़ा कम नहीं हो गया। उसने उस मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। देवांश ने आज उसे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में उस मंगलसूत्र को संभाल कर रख दिया। थोड़ी देर बाद वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने नजर भरकर पूरे कमरे को देखा। तभी सोचा नहीं था कि उसे ये कमरा कभी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी कब कौन सा रुख ले ले ये कोई नहीं जानता। वो भी नहीं जानती थी उसने जिंदगी में कभी ये दिन आएंगे, और अब जब इतना कुछ हो गया था तो वो अब कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसने सर झटका वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया ठीक किया। अपना छोटा सा बैग लेकर वो नीचे आ गई। हॉल में कोई भी नहीं था। वो कुछ सोचकर आशा के कमरे की ओर बढ़ गई। बिना बताए जाना उसे ठीक नहीं लगा था। मम्मी जी। उसने दरवाजा नॉक किया तो आशा ने उसे अंदर आने को बोला। कहीं जा रही हो? उसके हाथ में बैग देखकर आशा ने पूछा। वो मैं घर जा रही हूँ, उसने सर झुकाकर धीरे से कहा। अचानक आशा को अजीब लगा। आदिका कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है, तुम्हारा मन है तो चली जाओ कुछ दिन, आशा ने कुछ देर बाद खुद ही बोल दिया। आदिका जाने के लिए मुड़ गई। तुमने देवांश को बताया अपने जाने के बारे में? आशा ने पूछा तो आदिका अपनी जगह पर ठिठक गई। उसने मुड़कर आशा को देखा तो वो भी उसे ही देख रही थी। आदिका ने नाम में सर हिलाया। तो उसे बता देती ना, पिछली बार जब तुम बिना बताए गई थी तब कितना गुस्सा हुआ था वो। एक काम करो, फ़ोन करके उसे अपने जाने के बारे में बता दो। मैं नहीं चाहती अब तुम दोनों पर फिर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करो। आप फिक्र मत कीजिए, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसने आशा को देखते हुए पूरे विश्वास से बोला। उम्मीद है ऐसा ही हो। आशा की बात सुन आदिका कुछ नहीं बोली। वो उसके कमरे से बाहर आ गई। उसने अपने गले में दुपट्टा कुछ इस तरह डाला था कि आशा को दिखाई ही नहीं दिया कि उसने मंगलसूत्र नहीं पहना है। आदिका ने अब खुद को मजबूत करते हुए अपने कदम घर की दहलीज के बाहर रख दिए। वो चलकर मेन रोड पर आई और एक ऑटो रुकवाकर उस पर बैठ गई। ऑटो भी उस दिशा में चल पड़ा था जहाँ आदिका जाना चाहती थी। रात को देवांश घर पहुंचा। उसके चेहरे पर बेजारी साफ झलक रही थी। वो शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था कि आदिका की खामोशी उसे कितनी तकलीफ पहुंचा रही थी। वो थके कदमों से ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो जानता था अभी भी उसे आदिका की खामोशी ही झेलनी है। वो कमरे में आया। वहाँ एक अजीब सा वीरानापन छाया हुआ था। कमरे में चारों ओर जानलेवा खामोशी पसरी हुई थी, जिसमें सिर्फ घड़ी की सुइयों का शोर उठ रहा था। देवांश ने पूरे कमरे को देखा, फिर बालकनी और फिर वॉशरूम। आदिका कहीं भी नहीं थी। वो कुछ बेचैन हो गया। आजकल उसके दिल में आदिका को खोने का डर कुछ इस कदर बैठ गया था कि वो अगर नजरों से ओझल भी होती तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठने लगता था। वो नीचे आ गया जहाँ नौकरों से उसे पता चला कि वो अपने घर चली गई है। वो कुछ लम्हों को अपनी जगह पर जम सा गया। दिल में बुरे बुरे अंदेशे आने लगे थे। आशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पीछे पलटा। मॉम, आदिका वो अपने घर गई है। देखो बेटा, वो इस वक्त मानसिक तनाव में है। उसे कुछ दिन वहाँ रहने दो। उन लोगों के बीच वो जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। कुछ दिन बाद तुम ले आना उसे। देवांश जो कुछ ही और सोचे बैठा था, आशा की बात सुनने से थोड़ा सुकून मिला। क्या वो वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने गई है? हाँ देवांश, और किस कारण से जाएगी? आशा ने कहा तो वो चुप रह गया। वो कैसे बताता अपनी माँ को कि उसकी और आदिका के बीच परिस्थितियाँ अभी ठीक नहीं हो पाई हैं। अब कहाँ जा रहे हो? उसे जाता देख आशा ने टोका। कमरे में। वो बिना रुके ही बोला। और खाना? भूख नहीं है, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला। आशा ने परेशान होकर उसकी पीठ को देखा। देवांश एक बार फिर कमरे में आ गया। आज से पहले उसे अपना कमरा कभी इतना बेगाना नहीं लगा।
जितना आज लग रहा था। हर तरफ आद्विका की यादें नजर आ रही थी, लेकिन वो तो वहां पर थी ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे आद्विका के बिना ही रहना पड़ेगा। आज एहसास हो रहा था कि वो उसके लिए कितनी ज़रूरी हो गई थी। वो कपड़े बदलकर थोड़ी देर सोफे पर बैठा रहा, फिर उसने आद्विका को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन लगा ही नहीं। तो उसने इस बार उसके घर के नंबर पर फ़ोन कर दिया। सेजल, आद्विका कहाँ है? फ़ोन सेजल ने उठाया था। दीदी तो कमरे में है, बात करवा दोगी प्लीज़? हाँ, अभी करवाती हूँ, सेजल ने कहा और फिर कमरे की ओर बढ़ गई। आद्विका जब से आई थी कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। शोभा ने बहुत कोशिश से उसे थोड़ा सा खाना खिलाया था। शोभा उसके आने से खुश थी। आद्विका के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद वो खुद भी आद्विका को कुछ दिन घर बुला लेना चाहती थी, लेकिन जानती थी देवांश नहीं भेजेगा, इसीलिए उसने नहीं कहा। लेकिन आज जब आद्विका घर आई तो ना सिर्फ उसे बल्कि घर में सबको बहुत खुशी हुई थी। आद्विका ने अभी अपने परिवार को ये बात नहीं बताई थी कि वो देवांश का घर छोड़कर आई है। दीदी, जीजू का फ़ोन है। सेजल ने उसकी ओर फ़ोन बढ़ाया, लेकिन आद्विका ने नहीं लिया। मेरा भी किसी से बात करने का मन नहीं है, ले जाओ वापस। आद्विका ने कुछ बेरुखी से बोला था और उसकी आवाज़ देवांश के कानों तक भी पहुंची। उसके निराश होकर फ़ोन काट दिया। वो लाइट्स बंद करके बेड पर आकर लेट गया। उसके दिल में इस वक्त तेज दर्द उठ रहा था। आद्विका की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। उस पर अपने बच्चे को खोने का जो बोझ उसके दिल पर था, वो उसे पल पल मार रहा था। आद्विका की बेरुखी उसके पछतावे की आग में घी का काम कर रही थी। उसकी आत्मा पर जो बोझ था वो तब तक कम भी नहीं हो सकता था जब तक आद्विका उसे माफ़ न कर दे। वो जिस तकलीफ से गुजर रहा था उसका मरहम सिर्फ आद्विका थी। आखिर उसी का गुनहगार तो था वो। उसे ही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी उसने। जब तक वो उसे माफ़ नहीं कर देती उसका ज़मीर उसे ऐसे ही धुतकारता रहेगा। और आद्विका, वो तो उसे माफ़ करना तो दूर, उसकी बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। देवांश की आंखों में नमी उतर आई। आज वो जो अकेलापन महसूस कर रहा था वो उसे खुद ही अपनी तकदीर में लिखा था। दूसरी तरफ आद्विका भी आंसुओं से दोस्ती किए बैठी थी। देवांश और उस घर को छोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था। आखिर उसने देवांश के साथ अपने ज़िंदगी का सबसे गहरा और मजबूत रिश्ता बांटा था। वो उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। अब भी है, लेकिन अब कब तक देवांश के हाथों खुद को जलील करवाती रहती? उसकी बर्दाश्त हद अब खत्म हो गई थी। कोई नहीं समझ सकता था वो किस दर्द से गुजर रही है। कभी देवांश के साथ खराब हुए रिश्ते की कसक उठती है, तो कभी उससे दूर होने की तकलीफ होती, तो कभी उसके दिल में ये सोच सोच कर दर्द उठता कि उसका बच्चा 4 हफ्ते उसके अंदर पलता रहा, लेकिन वो एक लम्हे को भी उसे महसूस ना कर सकी और वो उसे छोड़कर चला गया। आद्विका को अपनी जिंदगी एकदम ही बेरंग नजर आने लगी थी, जिसमें अब कोई रंग ही नहीं बचा था। देवांश और आद्विका दोनों की रात आंखों में कटी। अगली सुबह देवांश जल्दी ही ऑफिस चला गया कि घर पर और खास तौर पर कमरे में उसे आद्विका की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। आद्विका भी जल्दी ही उठ गई थी। फैसला तो उसने कर लिया था, लेकिन वो ये जानती थी कि ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल लेकर आएगा। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? शाम को आद्विका सलोनी की किचन में हेल्प करवा रही थी जब अचानक सलोनी की नज़र आद्विका के खाली गले पर पड़ी। किचन से कुछ लेने आई शोभा ने भी रुककर आद्विका को देखा। टूट गया था भाभी, उसने 2 पल ठहरकर कहा और फिर वापस सब्जी काटने लगी। सलोनी भी वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन शोभा को आद्विका का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। वो जब से आई थी देवांश या अपने ससुराल वालों से एक बार भी बात नहीं की थी उसने। अपना फ़ोन भी वहीं छोड़कर आई थी। क्या चल रहा था उसके दिमाग में, शोभा समझ ही नहीं पा रही थी। रात को वो उससे बात करने के इरादे से उसके पास आई। आद्विका ने उसकी गोद में सर रख लिया। शोभा उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उससे बात करने आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर वो कुछ बोली ही नहीं। शोभा को मन ही मन बहुत तकलीफ हो रही थी। कितनी खुशमिजाज और हंसमुख थी उसकी आद्विका, और आज उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं सूखते थे। पता नहीं मन ही मन किस बात को लेकर घुटती रहती थी। कुछ बोलती भी तो नहीं थी। मम्मी, भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, जिसके बदले में मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली? उसकी बात सुन शोभा ने तड़प कर उसे देखा। बेटा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, भूल जाओ उसे। अगर आज मेरा बच्चा मेरे पास होता तो मैं इतनी अकेली नहीं होती, मेरे पास जीने की वजह होती। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेवजह ही जी रही हूँ। ऐसा क्यों बोलती हो? हम हैं ना सब तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। नहीं, मैं जानती हूँ मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। आद्विका, अब तुम मुझे डरा रही हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या देवांश से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? शोभा ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। आद्विका उठकर बैठ गई। मैं देवांश को छोड़ आई हूँ, अब कभी नहीं जाऊँगी उस घर में। आद्विका की बात सुन शोभा की आंखें बड़ी हो गई। ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो आपने सुना है। मैं अब देवांश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, वो बहुत दृढ़ता से बोली। शोभा का दिल बैठ गया।
वो उससे बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। वो उठकर बाहर चली गई। शोभा ने ये सारी बातें प्रफुल्ल को कह सुनाई। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया था कि आद्रिका देवांश से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती थी। रात बहुत हो गई थी, इसलिए प्रफुल्ल ने सुबह आद्रिका से बात करने का सोचा। आज फिर देवांश देर रात घर आया। आद्रिका को गए महज 2 दिन हुए थे, लेकिन उसके लिए ये 2 दिन ऐसे थे मानो एक लंबा वक्त गुजर गया हो। वो आद्रिका को कॉल करता था तो उसका फ़ोन लगता नहीं था। किसी और के फ़ोन से उससे बात करने की कोशिश करता तो वो या तो फ़ोन काट देती या कोई और बहाना बना देती थी। देवांश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके घर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो आद्रिका को थोड़ा वक्त देना चाहता था कि वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। वो अभी तक भी इस बात से अनजान था कि आद्रिका उससे अलग होने का मन बना चुकी है। अगले दिन प्रफुल्ल ने आद्रिका को अपने कमरे में बुलाया और आद्रिका ने अपने पापा को भी साफ तौर पर कह दिया था कि वो अब देवांश के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और किसी को बताया भी नहीं? प्रफुल्ल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। आद्रिका रोते हुए अपने पापा के गले लग गई। उसने रोते हुए अपने पापा को अपने और देवांश के बीच जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। कैसे देवांश ने उस पर हाथ उठाया, उसे जलील किया, उनके झगड़े की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। सब प्रफुल्ल और शोभा को एक तेज धक्का लगा था उसकी बातें सुनकर। उनके अंदाजा भी नहीं था कि आद्रिका अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेल रही थी। मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी, वो रोते हुए बोली तो प्रफुल्ल और शोभा का ध्यान उस पर गया। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई भी नहीं भेजेगा तुम्हें वहाँ। तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रफुल्ल ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो आद्रिका एक बार फिर अपने पापा के गले लग गई। आशा और प्रफुल्ल गहरी सोच में डूब गए थे। साथ ही उन्हें देवांश और उसके परिवार वालों पर भी गुस्सा आ रहा था। देवांश दोपहर में घर आया। उसे एक फाइल चाहिए थी जो कबर्ड्स के लॉकर में रखी हुई थी और चाबी कहाँ थी इसका ध्यान उसे था नहीं। उसकी ज़्यादातर चीज़ों का ध्यान आद्रिका ही रखती थी, चाबी भी उसी ने रखी थी। वो आद्रिका को याद करके एक बार फिर उदास हो गया, लेकिन फिलहाल उसके लिए वो फाइल लेना ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए वो कमरे में उस चाबी को ढूंढने लगा। आद्रिका को फ़ोन कर नहीं सकता था कि वो उससे बात ही नहीं कर रही थी, तो चाबी के बारे में क्या ही बताती। उसने सारी ड्रॉर्स को चेक किया, बेड पर भी देखा, कबर्ड में भी चेक किया, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। फिर वो ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गया, जहाँ उसे चाबी तो नहीं मिली, लेकिन एक ड्रॉर में आद्रिका का मंगलसूत्र ज़रूर मिल गया था। उसे ड्रॉर में आद्रिका का फ़ोन भी था जो अब स्विच ऑफ था। देवांश कुछ लम्हों को ब्लैंक हो गया। मतलब आद्रिका कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसे छोड़कर जाने का इरादा करके गई थी। उसे ड्रॉर पे आद्रिका का फ़ोन भी था जो कि स्विच ऑफ था। देवांश कुछ लम्हे को ब्लैंक हो गया। मतलब आद्रिका कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने का इरादा करके गई। देवांश 2 पल उस मंगलसूत्र फ़ोन को देखता रहा। फिर उसने जल्दी से कबर्ड खोल कर देखा। आद्रिका का लगभग सारा सामान वहाँ मौजूद था और इस बात पर देवांश का ध्यान ही नहीं गया था। वो अपने साथ सिर्फ वही सामान लेकर गई थी जो वो शादी के वक्त अपने साथ लाई थी। उसके अलावा वो देवांश से जुड़ी कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेकर गई, चाहे वो उनके रिश्ते की निशानी वो मंगलसूत्र हो या फिर उसका दिया हुआ फ़ोन। देवांश कुछ लम्हे तक कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ ही कहीं पीछे छूट गया हो और वो अब खाली हाथ था पूरी तरह। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। आद्रिका उसे उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा देगी इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। शोभा आद्रिका को अपने साथ मंदिर ले गई थी ताकि उसका मन थोड़ा शांत हो सके। वो दोनों मंदिर पहुंची तो शोभा ने बाहर दुकान से प्रसाद लिया। आद्रिका उसके पास ही खड़ी थी जब अचानक उसकी नज़र देवांश की कार पर पड़ी। वो अपनी जगह पर ही ठिठक गई। शोभा ने भी उसे देखा और फिर उसकी नज़र देवांश पर पड़ी जो अपनी कार से निकल रहा था। शोभा को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी तो आद्रिका ने रोक लिया। मम्मी आप मंदिर में जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आद्रिका ने एक नज़र देवांश को देखकर शोभा से कहा। लेकिन तुम मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में। आद्रिका ने इस बात पर जोर देते हुए कहा तो शोभा उसे जल्दी आने का बोलकर मंदिर की ओर चली गई। आद्रिका ने एक गहरी सांस लेकर अपने कदम देवांश की ओर बढ़ा दिए जो शायद उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। देवांश की नज़र जब आद्रिका पर पड़ी तो वो एकटक उसे देखने लगा। वो आद्रिका के घर गया था, लेकिन वहाँ सलोनी ने बताया कि वो शोभा के साथ मंदिर गई है, तो वो भी मंदिर का एड्रेस पूछकर वहाँ आ गया। उसे आद्रिका से बात किए बिना चैन नहीं मिलने वाला था। आद्रिका उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सपाट था। देवांश कुछ पल को उसे देखता रहा, फिर आद्रिका कुछ नहीं बोली। तुम ये घर ही छोड़कर आ गई थी। देवांश ने अपनी पॉकेट से उसका फ़ोन निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। आद्रिका ने एक नज़र उस फ़ोन को देखा और फिर उसे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी? देवांश ने इस बार उसका मंगलसूत्र उसकी ओर बढ़ाया। इसकी भी नहीं। वो उसकी आंखों में देखती सपाट अंदाज में बोली तो देवांश को अपने सीने में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। आद्रिका, रिश्ते इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं क्या? वो उसके करीब आया। लहजे में एक अलग ही दर्द घुला हुआ था। बिल्कुल नहीं, रिश्ते जल्दी से खत्म नहीं होते।
हाँ, लेकिन वक्त के साथ या तो मजबूत होते हैं या फिर खोखले होते चले जाते हैं, और खोखले रिश्तों को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आद्विका प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मेरी गलती को माफ़ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम्हें मुझसे नाराज़गी रखनी है रख लो, मुझसे बात नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे बिना 2 दिन बहुत मुश्किल से बिताए हैं मैंने। देवांश ने उसका चेहरा अपने हथेलियों में भर लिया। आंखें और लहजा दोनों जज्बातों से भीग गए थे, लेकिन आद्विका उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसे देखती तो शायद कमज़ोर पड़ जाती, जो वो चाहती नहीं थी। उसे देवांश के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ देवांश, मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने तुम्हें गुस्से नाराज़गी में फ़ैसला लिया है। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ कर अपने और तुम्हारे आने वाले कल को सोच कर लिया है। मेरा आने वाला कल, तुम्हारे बिना मेरा कोई कल नहीं है समझी। और ख़बरदार जब मुझसे दूर होने की बात अब दोबारा अपनी ज़ुबान पर लाई दो। हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता, कभी भी नहीं। वो थोड़े गुस्से में उसकी बाह पर हाथ रखकर बोला। आद्विका की बातें उसके दिल को गहरी चुभी थी। हर बात तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी देवांश। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अपना फैसला किसी भी हालत में नहीं बदलूंगी। और अगर फिर भी तुमने मेरे साथ इस बार मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी अब मेरे पास जीने की कोई वजह बची नहीं है। आद्विका उसकी आंखों में झांक अपने एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोली। देवांश उसकी बातें सुन अंदर तक दहल गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक गलती उसे आद्विका से इस कदर दूर कर देगी। उसकी आंखें दर्द की शिद्दत से जलने लगी थी। आद्विका ने उसका हाथ अपनी बाह पर से हटाया और उस पर एक नज़र डालकर वो वापस चली गई। देवांश उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया था। आद्विका की अपनी जान लेने वाली बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था, जो देवांश के पछतावे में और इजाफा हुआ। इस कदर तकलीफ पहुंचाई थी उसने आद्विका को, जो वो आज बढ़ने की बात कर रही थी। वो अपनी कार में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू निकलकर गालों पर फिसल रहे थे। अपने बच्चे को खोने के बाद उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब आद्विका को भी खो दे। कुछ देर बाद जब आद्विका और शोभा मंदिर से बाहर आए तो आद्विका ने अनजाने तौर पर देवांश की कार को देखा था, लेकिन वो अब वहाँ नहीं थी। शोभा और आद्विका ऑटो में बैठकर घर वापस चले गए। क्या बोला उसने? आद्विका और शोभा घर आए तब शोभा ने उससे पूछा। माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था सब भूल कर उसके साथ चलूं। और तुमने क्या कहा? शोभा ने फिर पूछा। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब नहीं बदलूंगी। वो अपनी माँ को देख बहुत मजबूत इरादे से बोली। शोभा कुछ बोलना चाहती थी लेकिन फिर बोल नहीं पाई। देवांश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें अभी भी गीली थी। घर आया तो उसे इस तरह देख आशा हैरान परेशान हो उठी। उसने जल्दी से देवांश को अपने पास सोफे पर बैठाया। देवांश क्या हुआ बेटा, ये क्या हाल कर लिया है खुद का? आशा उसके बाल ठीक करती फिक्र से पूछने लगी। देवांश एकदम से अपनी माँ के गले लग गया। मॉम, मैंने सब खराब कर दिया है। आद्विका मुझे छोड़कर चली गई है। वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। बोल रही थी कि मुझसे अलग होना है उसे। वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मेरी गलतियों ने मुझे उससे दूर कर दिया मॉम। सब खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आशा कुछ लम्हों को स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी आद्विका ऐसे कोई फैसला लेगी। उसने देवांश को देखा, वो बहुत ही बुरी हालत में था। आशा की आंखें भर आई। टू बी कंटिन्यूड।